जानवी जी की बात सुन शिवम जी ने धीरे से उनसे मुस्कुराकर कहा, बात क्या, बात ही बात है। एक बार गौर से अपने बेटे को देखोगी ना तो सब समझ आ जाएगा। उनकी बात सुनकर जानवी जी ने ऋषभ को देखा जो चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो वो शिवम जी से बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, कुछ हुआ है क्या? शिवम जी ने धीरे के पास कहा, कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है और मुझे तो लगता है कि अब हमें हमारे पोते पोतियों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जरा अपने बेटे की राइट साइड गर्दन की तरफ तो देखना, सब समझ में आ जाएगा। उनकी बात सुनकर जानवी जी ने सामने ऋषभ की गर्दन की ओर देखा जहां पर लिपस्टिक के निशान बने हुए थे। उन्हें देखकर वो शिवम जी की बात का मतलब समझकर चीख गई और शिवम जी को डांटते हुए बोली, आप चुपचाप नाश्ता कीजिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। शर्म नहीं आती आपको अपने बेटे बहू के बारे में ऐसी बातें करते हुए? तो शिवम जी ने वैसे ही धीरे से कहा, अरे तो मैं बेटे बहू से थोड़ी ही बात कर रहा हूँ, मैं तो तुमसे बात कर रहा हूँ। और अगर मैं तुमसे ही शर्म करता तो फिर ऋषभ और दीपिका कहाँ से आते? उनकी बात सुनकर जानवी जी उन्हें आंखें दिखाने लगी। वहीं शिवम जी उन्हें इग्नोर कर अपना नाश्ता करने लगे। अब दोनों मंद मंद मुस्कुराते हुए ऋषभ को देख रहे थे। वहीं दादी माँ ने जब जानवी जी को इस तरह मुस्कुराते देखा तो उनसे इशारे से पूछा कि वो क्यों मुस्कुरा रही हैं। तो जानवी जी ने भी इशारे से उन्हें ऋषभ के बारे में बता दिया। तभी इस बात से खुश होकर दादी माँ ने दादाजी को भी इशारे से बता दिया तो वो भी उन लोगों में शामिल हो गए। इन सब की इशारेबाजी देखकर दीपिका ने भी गौर से ऋषभ को देखा। अब सब लोग खाना कम खा रहे थे और मुस्कुराते हुए ऋषभ को ज्यादा देख रहे थे। वहीं जब मानवी को उन लोगों का ऋषभ को इस तरह देखना समझ नहीं आया तो वो भी गौर से ऋषभ को देखने लगी। जैसे ही उसकी नजर ऋषभ की गर्दन पर पड़ी तो वो हैरान रह गई, साथ ही हया की लाली उसके गालों पर आ गई। अब उसे परिवार वालों के हंसने का मतलब समझ आ गया। दरअसल रात को जब ऋषभ और मानवी गिरे थे तो मानवी के होंठ ऋषभ की गर्दन पर आ जाने के कारण उसकी लिपस्टिक ऋषभ के गर्दन पर लग गई थी, जिसका ऋषभ को एहसास भी नहीं था। ना ही वो नहाकर नीचे आया था। अब मानवी को वहां खड़े रहने में भी बहुत शर्म महसूस हो रही थी। जब ऋषभ ने अपनी नजरें उठाकर अपने परिवार वालों को देखा तो सब लोग जल्दी से उस पर से अपनी नजरें हटाकर वापस से नाश्ता करने लगे और ऐसा दिखाने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऋषभ को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने मानवी से कहा, सुनो मानवी, तुम भी जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर हमें ऑफिस के लिए निकलना होगा। इतना कहकर वो मानवी को देखने लगा। तभी मानवी ने जब देखा कि सब लोग वापस से अपने खाने में लग गए हैं तो वो इशारे से ऋषभ को बार बार अपनी गर्दन पर हाथ चलाने को बोलने लगी, जो ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था। मानवी बार बार उसे इशारे कर रही थी। आखिर में जब ऋषभ को कुछ समझ नहीं आया तो उसने झल्लाहट में मानवी से पूछा, अरे आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये क्या बार बार मुझे इशारे कर रही हो? कुछ कहना है तो मुंह से भी तो बोल सकती हो। और ये क्या बार बार गर्दन पर हाथ चलाकर दिखा रही हो? अगर गर्दन में दर्द है तो ऊपर जाकर दवाई खा लो और मुझे नाश्ता करने दो। उसकी बात सुनकर मानवी शॉक्ड रह गई। उसने सोचा नहीं था कि ऋषभ इस तरह सबके सामने जोर से उसके इशारे वाली बात को कह देगा। अब सब लोगों की नजर मानवी की तरफ घूम गई, साथ ही वो लोग मुस्कुरा भी रहे थे। उन्हें इस तरह अपनी ओर देखता पाकर मानवी शर्म से पानी पानी हो गई और बोली, अब मैं अभी आई। इतना कहकर वहां से ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग गई। मानवी के इस तरह जाने से ऋषभ हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि मानवी इस तरह क्यों भाग गई। उसने अपने परिवार वालों को देखा जो उसे देख मुंह दबाकर हंस रहे थे। उसने चिढ़ते हुए सभी से पूछा, क्या अब आप लोग इस तरह मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? एक वो है जो इस तरह पागलों की तरह यहाँ से भाग गई और एक आप लोग हैं जो मेरे सामने बैठे हंस रहे हैं। उसकी बात पर शिवम जी हंसते हुए बोले, तो और क्या करें, तू इस तरह बिना नहाए इस हालत में यहाँ आकर नाश्ता करेगा तो हम तुझ पर हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? ऊपर से तूने बहू को हमारे सामने शर्मिंदा भी कर दिया। अब देखना, अगले एक हफ्ते तक बहू तुझसे बात भी नहीं करेगी। मुझसे लिखवा कर ले ले, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उनकी बात पर ऋषभ नासमझी से उन्हें देखने लगा और वहीं पास रखी थाली उठाकर शिवम जी से बोलते हुए खुद को देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर अपनी गर्दन पर पड़ी, वहां पर लिपस्टिक के निशान देखकर वो हैरान रह गया और एकदम से खड़ा होकर बोला, मेरा हो गया, मैं रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। इतना कहकर वो तेजी से बिना किसी की बात सुने ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। उसे अभी तक अपने कानों में अपने परिवार वालों की हंसी सुनाई दे रही थी। कमरे में आकर उसकी नजरें मानवी से टकराई जो गुस्से में उसे ही घूर रही थी। मानवी ने गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहा, आपको कोई अक्ल वकल है या नहीं? इस तरह सबके सामने आने की क्या जरूरत थी? पता नहीं सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और जब मैं आपको इशारा कर रही थी तो उसे समझने की जगह उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने लगे। मैंने ना अपनी जिंदगी में आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कभी नहीं देखा है। उसकी बात सुनकर ऋषभ को भी गुस्सा आ गया और वो गुस्से में मानवी से बोला, क्या कहा तुमने? मैं बेवकूफ? तो तुम बड़ी होशियार हो, तुम्हें क्या जरूरत थी रात में लिपस्टिक लगाकर सोने की? मानवी ने भी गुस्से में कहा, क्यों? मेरे होंठ, मेरी लिपस्टिक मैं चाहे रात में लगाऊं या दिन में, आपको क्या मतलब? ऋषभ चिढ़ते हुए बोला, हाँ तो
तो ना तो तुम गिरती, ना तुम्हें संभालने के चक्कर में मैं गिरता, और ना ऐसा मोमेंट क्रिएट होता जिससे सबको लगे कि हमारे बीच में कुछ हुआ है। ये तो वही बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास थोड़ा 12 आना। मानवी ने भी चिढ़ते हुए कहा, हाँ तो मैंने भी आपको मुझे संभालने के लिए नहीं कहा था, आप खुद ही हीरो बनकर मुझे संभालने के लिए आगे आए थे। और ये आपका मतलब क्या है, खाया पिया कुछ नहीं, तो नीचे क्या सिर्फ मेरा मुंह ताक रहे थे? ऋषभ ने उसकी बात सुनकर अपने सर पर हाथ दे मारा और चिढ़ते हुए बोला, यू नो व्हाट, तुमसे ना बात करना ही बेकार है, बेकार। तुम्हें कुछ समझ तो आता है नहीं और जवाब हर चीज का देना है। अगर मेरी बात का मतलब समझ आ गया ना तो आई स्वेयर अभी यहीं पर कश्मीरी सेब बन जाओगी। इसलिए जाओ और रेडी हो जाओ, मैं भी तैयार होकर आता हूँ, ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ। मानवी ने चिढ़ते हुए कहा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं खुद ही ऑफिस चली जाऊंगी। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी किसी को हमारी शादी के बारे में नहीं पता। अगर ऐसे में लोगों ने हमें एक साथ देखा तो बातें बनाना शुरू कर देंगे, जो कि मैं नहीं चाहती। उसकी बात ऋषभ को बहुत बुरी लग रही थी। जहाँ लड़कियां उससे जुड़ने के लिए हर पल कोई न कोई बहाने ढूंढते रहती थी और आए दिन उसके और अपने बारे में फेक न्यूज फैलाती थी कि वो और ऋषभ एक साथ हैं और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं उसकी बीवी जो उससे लीगली जुड़ चुकी थी, वो उसके साथ दिखना भी नहीं चाहती। उसने एकदम से मानवी के हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो चाहता हूँ वो करके रहता हूँ, इसलिए चुपचाप अच्छी बीवी की तरह मेरी बात मानो, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। समझ आई मेरी बात? उसकी बात सुनकर मानवी गुस्से में उसे घूरने लगी और उसे इस तरह गुस्से में देख ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, उफ, मारने के लिए तो तुम्हारी नजर ही काफी है और ये गुस्से वाला चेहरा सच में कयामत कर डालेगा। वैसे इस लुक में भी तुम कयामत ही लग रही हो, तो तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत? मैं अभी तैयार होकर आया, फिर दोनों साथ निकलते हैं। ओके स्वीट हार्ट। ऋषभ ने ऑफिस जाने के लिए तैयार होने को कहा और मानवी के गाल पर एक किस करके बाथरूम में चला गया। वहीं मानवी गुस्से में उसे घूरने लगी। उसके जाने के बाद मानवी अपने आप से बोली, एक बार, बस एक बार वो पेपर्स मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद मैं आपकी एक नहीं चलने दूंगी और आपका सारा सच परिवार वालों को बताऊंगी कि किस तरह मुझे मजबूर करके आप यहाँ पर लाए हैं। थोड़ी देर में मानवी ऋषभ के रेडी होने के बाद उसके साथ नीचे आई तो सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। दीपिका अपने कॉलेज चली गई थी, शिवम जी भी किसी काम से बाहर गए थे, दादाजी टीवी पर न्यूज देख रहे थे और जानवी जी दादी माँ के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही थी। मानवी को उन लोगों के सामने आने में शर्म आ रही थी। साथ ही उसे ऋषभ पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से ही मानवी को ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा था। तभी जानवी जी की नजर मानवी पर पड़ी और वो समझ गई कि मानवी अभी भी नाश्ते पर हुई ऑकवर्ड सिचुएशन की वजह से उनके सामने आने में शर्मा रही है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मानवी से कहा, अरे मानवी बेटा, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? नई नई शादी में तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं। परिवार और दोस्त लोग तो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। और ये क्या, तुम आज ही ऑफिस जा रही हो? मैंने तो सोचा था कि दोपहर में पड़ोस की औरतों को और कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर तुम्हारी मुंह दिखाई करवा दूंगी, लेकिन तुम तो ऑफिस जा रही हो, फिर मैं मुंह दिखाई की रस्म कब करूंगी? उनकी बात सुनकर मानवी की झेप थोड़ी कम हुई और वो जानवी जी से बोली, पर माँ, मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, मैंने सिर्फ 2 दिन की ही छुट्टी ली थी, ऐसे में अब मैं दोबारा से छुट्टी भी नहीं ले सकती। जानवी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम तो खुद अब उस ऑफिस की मालकिन हो, तो तुम्हें रोकने वाला कौन है? तुम्हारा जितना मन करे उतनी छुट्टी लो। मानवी उनके पास आकर उनका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, बात तो आपकी ठीक है माँ, लेकिन अगर ऑफिस के बॉस ही किसी न किसी बहाने से रोज रोज छुट्टी लेकर घर बैठ जाएंगे तो ऐसे में वर्कर्स पर क्या असर पड़ेगा? उन्हें भी तो काम करने में ढिलाई आएगी ना। आप कहती हैं तो मैं छुट्टी ले लेती हूँ, लेकिन अगर ऑफिस में कोई भी वर्कर मुझसे इंस्पायर होकर काम के प्रति लापरवाही दिखाए तो फिर मुझसे मत कहिएगा। जानवी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। खैर, अब जब तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन कल शाम को मैं एक छोटी सी मुंह दिखाई की पार्टी रख लूंगी, इसलिए हो सके तो कल शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाना। उसके बाद हम तुम्हारे मुंह दिखाई की रस्म पूरी कर देंगे। फिर ऋषभ को घूरते हुए बोली, और तू मेरी बहू को ऑफिस तो ले जा रहा है, पर इतना ध्यान रखना कि अब वो तेरी बीवी भी है, तेरी एम्प्लॉय ही नहीं जिससे तू काम पर काम कराता रहे। मेरी बहू का ख्याल रखना। अगर तूने उसे ऑफिस में जरा भी परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, कल जितना जल्दी हो सके मानवी को घर ले आना। फिर मानवी की तरफ देखकर कहा, और अगर इसने तुम्हें ऑफिस में ज्यादा परेशान किया ना तो मुझे बताना, मैं अच्छे से इसकी खबर लूंगी। उनकी बात सुनकर मानवी मुस्कुराते हुए ऋषभ को देखने लगी, जो घूर कर उसे ही देख रहा था। मानवी ने उसे देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठा दी, जैसे कह रही हो, अब मुझसे पंगा मत लेना क्योंकि माँ मेरे साथ है। फिर ऋषभ को चिढ़ाने के लिए उसने जानवी जी के पीछे जाकर उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और उनके कंधे पर सर रखकर ऋषभ की ओर देखते हुए बोली, अब इन्होंने अगर मुझे जरा भी परेशान किया तो मैं आपको ही बताऊंगी, तब आप इनकी अच्छे से खबर लेना।
इतना कहकर उसने ऋषभ को देखकर आई विंक कर दी। तभी उसके नैनों की भाषा समझकर ऋषभ ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, माँ की बातों को सुनकर ज्यादा हवा में मत उड़ो बीबी। माँ सिर्फ घर तक तुम्हारे साथ है, ऑफिस में तो मेरा हुक्म चलता है। एक बार ऑफिस तो चलो, फिर वहाँ मैं बताऊंगा कि ऋषभ सहगल है क्या चीज। इतना कहकर डेविल स्माइल करते हुए जानवी जी से बोला, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, मैं मानवी का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा और उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। अगर आप ना कहती तो भी मैं मानवी को बहुत अच्छे से संभाल लेता। आफ्टर ऑल वो मेरी बीवी है, तो उसका ख्याल रखना अब मेरी जिम्मेदारी है। क्यों बीवी, ठीक कहा ना मैंने? इतना कहकर वो मानवी को देखने लगा। वहीं जानवी जी की नजर भी मानवी की ओर घूम गई तो मानवी ने उन्हें देखकर बनावटी हंसी हंसकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। इसके बाद दोनों सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर ऑफिस के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ नवीन जी अपनी कंपनी को लेकर बहुत परेशान थे। वो अपने सभी पार्टनर्स के आगे अपनी कंपनी बचाने के लिए मदद मांग रहे थे, लेकिन उनके धोखे की वजह से कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। वो परेशानी में इस वक्त अपने घर में हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। उनकी कंपनी के 60% शेयर्स ऑलरेडी ऋषभ को ट्रांसफर हो चुके थे, इसलिए अब वो अपनी कंपनी में एक वर्कर की तरह काम कर रहे थे। कैसे भी करके वो ऋषभ से अपनी कंपनी वापस लेना चाहते थे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे थे। इसी वजह से वो अपसेट होकर अपने माथे पर परेशानी में उंगलियां फेर रहे थे। तभी अनुष्का उनके पास आई और बिना उन पर ध्यान दिए बोली, डैड मुझे 50,000 रुपए चाहिए, जरूरत है। नवीन जी जो पहले ही अपने ऑफिस के मैटर से परेशान थे, अनुष्का की बात सुनकर उस पर भड़क गए। क्या मतलब? परसों ही तो तुमने 1 लाख लिए थे, वो कहाँ गए? और इस वक्त जब मैं खुद अपनी प्रॉब्लम से परेशान हूँ तो तुम मेरा साथ देने की जगह बात बात पर मुझसे पैसे मांग रही हो। थोड़ा तो एडजस्ट करना सीखो बेटा। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ में जब फैमिली कितनी भी रिच क्यों ना हो, फिर भी उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लेकिन तुम हो कि हमारी किसी भी सिचुएशन को नहीं समझती। जब तुम्हारी शादी अमीर घर में करा रहा था तब तो तुम्हें बड़ी भागने की पड़ी थी। आज तुम्हारी वजह से मुझे इस सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे ज्यादा परेशान मत करो, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। फिर अपने लिए खुद ही रहने का ठिकाना ढूंढती रहना। अनुष्का गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी नजर सामने हाथ में कॉफी लेकर आ रही अनीता जी पर पड़ी, जो इशारे से कुछ ना कहने के लिए और अपने रूम में जाने के लिए कह रही थी। अनुष्का गुस्से से भुनभुनाती हुई अपने कमरे में चली गई। तभी अनीता जी ने नवीन जी के पास आकर उन्हें कॉफी दिया और उनसे बोली, क्या हुआ जी, आज आप इतने परेशान क्यों हैं? नवीन जी ने कॉफी लेते हुए उनसे कहा, तो और क्या करूं, परेशान ना हूं तो? अपनी कंपनी में ही वर्कर की तरह काम करना पड़ता है मुझे। अपनी कंपनी में ही वर्कर की तरह काम करना बहुत शर्मिंदगी की बात होती है। ऊपर से हमारे 2 और पार्टनर ने अपने 2% शेयर्स ऋषभ को बेच दिए। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ऋषभ ऑटोमेटिकली उस कंपनी को अपने अंदर टेक ओवर कर लेगा और मेरा उसमें काम करना भी बंद करवा देगा, और मैं अपनी सालों की कमाई और मेहनत को यूं ही खो दूंगा। ऊपर से तुम्हारी बेटी जब देखो तब पैसे मांग मांग कर मेरा दिमाग खराब करती रहती है। यहाँ मैं अपनी कंपनी को बचाने पर लगा हूँ और उसे किसी की फिक्र ही नहीं है। फिर सामने देखते हुए गुस्से में बोले, एक बार बस मेरी कंपनी मेरे हाथ में आ जाए, उसके सारे शेयर्स मेरे हो जाएं, फिर मैं ऋषभ को उसकी औकात दिखाऊंगा। इतना कहकर वो कॉफी पीने लगे। इधर दूसरी ओर ऋषभ और मानवी जैसे ही ऑफिस पहुंचने वाले थे, ऑफिस से थोड़ी दूर पहले ही मानवी ने ऋषभ से गाड़ी रुकवा दी तो ऋषभ हैरानी से उसे देखने लगा। तभी मानवी अपना बैग उठाते हुए बोली, बस यहाँ से आगे मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि ऑफिस के लोग हमें एक साथ देखकर बातें बनाएं, इसीलिए मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक यू। ऋषभ कुछ कहता उससे पहले ही मानवी गाड़ी से निकलकर बाहर चली गई। ऋषभ ने उसे देखकर ना में सर हिलाया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। मानवी जैसे ही ऑफिस पहुंची तो ऑफिस के बाहर लगे मिरर में अपने आप को देखा, जिसमें उसकी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र बाहर दिख रहा था। मानवी ने मंगलसूत्र को अपने सूट के अंदर कर लिया और बालों को आगे से लेते हुए सिंदूर को भी छुपा लिया और आईने में खुद को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, परफेक्ट मानवी, माँ का आइडिया तो काम कर गया। अच्छा हुआ मैंने माँ को अपनी प्रॉब्लम बता दी। अब ऑफिस में कोई तुमसे कोई सवाल नहीं कर पाएगा।